नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। सबसे पहले विनती सब्सक्राइब और शेयर करने की, और उसके बाद वही टॉपिक जो आजकल है, बांग्लादेश। शेख हसीना वहाँ से प्रधानमंत्री, वहाँ की प्रधानमंत्री भारत आ गई भाग करके। 57 इस्लामिक मुल्क में नहीं गई, भारत में आई। ये भारत और हिंदुत्व का एक उदाहरण है उदारता का। खैर, थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको जानना अति आवश्यक है। आप इसको ये ना समझिए कि वहां पर कुछ उग्र प्रदर्शन हुआ और वो भाग के आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में 1971 में जब ये जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जिसमें कि इंदिरा गांधी ने भारत की फौजें भेजी, और उसके बाद बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान कौन? शेख हसीना के पिताजी। उनकी पार्टी कौन सी? अवामी लीग, बांग्ला अवामी लीग। ये आपको बता दें कि जो मुजीबुर रहमान ने यहां पर बांग्लादेश बनाया, उसमें बांग्लादेश की राजनीति को आप समझिए। एक था मॉडरेट ग्रुप। मॉडरेट ग्रुप का मतलब होता है डेमोक्रेटिक ग्रुप। एक था हार्ड लाइनर ग्रुप, कट्टर इस्लामिक ग्रुप। वैसे तो आपको पृष्ठभूमि में बता दूं कि जो इंडिया पाकिस्तान की नींव मुस्लिम लीग ढाका में ही बनी थी, जो आज का बांग्लादेश है, और सारी भारत विरोधी गतिविधियां इसी पार्ट में हुई थी, जो आज बांग्लादेश जाना जाता है, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान बना। तो ईस्ट पाकिस्तान, ये एक थ्योरी थी कि उधर ईस्ट पाकिस्तान बनाओ, इधर वेस्ट पाकिस्तान बनाओ, और भारत के अंदर भी हैदराबाद में भी एक आधा बना दो, और उसके बाद चौतरफा हमला करके, गजवाए हिंद करके पूरा भारत इस्लामिक मुल्क बना दो। ये एक प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के तहत यह काम किया गया था। तो उसमें जब लड़ाई हुई दोनों के बीच में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान ये मॉडरेट थे। ये इनमें बंगाली टच ज्यादा था। बांग्लादेश में दो प्रकार के होते हैं, एक बंगाली मुसलमान जिनमें बंगालित्व ज्यादा होता है, बंगाली दूसरे भी हैं, लेकिन वो पुराने बंगाली हैं, उनका बंगालित्व खत्म हो गया है, वो कट्टर इस्लामिक लोग हैं। इन दोनों गुटों में हमेशा झड़प रहती है और हमेशा बारी बारी से आते रहते हैं। एक प्रोग्रेसिव है, शेख हसीना 15 साल से प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश बहुत तरक्की कर रहा था। दूसरा रिग्रेसिव है, जो तरक्की नहीं जानता है, वो शरिया जानता है, दमन जानता है, मारा काटी जानता है, हत्या फांसी जानता है। तो वो दूसरा गुट है। अब 15 साल के बाद क्या हुआ कि शेख हसीना तो प्रधानमंत्री थी ही, मॉडरेट थी, प्रोग्रेसिव थी, पूरी दुनिया में बांग्लादेश की इकोनॉमी की चर्चा हो रही थी। अब ये हार्ड लाइनर्स को मंजूर नहीं था। हार्ड लाइनर्स ने एक प्लॉट रचा जिसमें चीन भी शामिल था और भी लोग, पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान चीन ने मिल करके वहां पे एक प्लॉट रचा और बवाल मचाया। पहले ये आरक्षण के नाम पे, लेकिन ये आरक्षण वाला कोई मुद्दा नहीं था, पहले ये काम करना था। और जबकि शेख हसीना मान गई थी कि आरक्षण रद्द हो गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने जारी रखा कि नहीं भाई, मुझे इनको हटाना है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे भारत में शाहीन बाग और सो कॉल्ड किसान आंदोलन हुआ था, जिनकी आप जितनी भी मांगे मान लेते हैं, मोदी ने फार्म बिल भी हटा लिए थे, तो भी उन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखी थी। बिल्कुल ठीक यही तर्ज पे। वो मुद्दा था ही नहीं, ना वो किसान थे, उनका था मुद्दा मोदी उतरे। अगर मोदी सब कुछ मान लेते तो भी होता कि मोदी को हटाओ। उसी तरीके से बांग्लादेश में हुआ। चूंकि वो छोटा सा देश है, वहां पे हार्डलाइनर्स ज्यादा है, तो ये कू सफल हो गई। शेख हसीना को भागना पड़ा। उनके बेटे ने कह दिया वो राजनीति में भी नहीं रहेंगी, क्योंकि जब ये शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश बनाया था, तो 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की बुरी तरीके से 22-24 लोगों की हत्या कर दी थी इन्हीं हार्डलाइनर्स। उनमें दो बहनें बच गई थी, शेख हसीना, उनकी एक बहन, वो बच गई थी किसी तरह, वो बाहर थी तो इसलिए बच गई, वरना सब मार डाले थे उन्होंने। तो अब ये तो इस बार ये बच गई, तो अब ये दोबारा अगर जाएंगी तो बचेंगी कि नहीं बचेंगी, ये कहा नहीं जा सकता। अब ये तो आपने पृष्ठभूमि जान ली कि पाकिस्तान चाइना स्पॉन्सर्ड ये कट्टर इस्लामिक
जिहादियों ने ये कैसे रचा, और इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट डीप स्टेट वेस्टर्न फोर्सेस का भी है जो इंडिया में भी रहता है। अब आप देखिए इसमें इस्लामिक जो कट्टरता और जिहादीपन है वो तो हमेशा रहता है। ये देखिए आप जर्मनी में देख लीजिए, इंग्लैंड में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, वहाँ भी यही लोग बवाल मचा रहे हैं, यही लोग हिंसा कर रहे हैं। इससे सबक क्या लेना चाहिए? देखिए वैसे तो लेंगे नहीं, मैं लाख आपको बताऊं कि इससे सबक भारत के नेताओं को लेना चाहिए, लेकिन वो लेंगे नहीं। उनका ये है कि वो भारत में इस्लाम को यानी मुसलमानों को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करते हैं। वो तुष्टीकरण शब्द तुष्टीकरण है नहीं एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूं। वो तुष्टीकरण करके उनका वोट लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका वोट ले रहे हैं। फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट इसका उल्टा है कि ये जो जिहादी इस्लामिक ताकतें हैं, मुसलमान हैं, ये भारत के विपक्ष को इस्तेमाल करते हैं। इनका एक ही एजेंडा होता है कि जब तक ये संख्या में थोड़े कम हैं तो ये विपक्ष को वोट देके, विपक्ष जो मेन राष्ट्रवादी पार्टी होती है उसको हटाते हैं। इनका कट्टर दुश्मन बीजेपी और आरएसएस होगा, उसको हटाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देश की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो वो इनके वहां राष्ट्रवाद नहीं होता है, देश नहीं होता है। और इनकी शिक्षा भी है तो ये सब हिंदू ही, भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के, इंडोनेशिया के, सब हिंदू हैं। लेकिन इनकी शिक्षा ऐसी हुई है कि इनके दिमाग में हड्डी जमा दी गई है। तो इनका यह रहता है कि हर जगह शरिया लाना है, हमें बैकवर्ड प्राचीनता में जाना है, जहां पे ऊंट होते हैं, रेगिस्तान होता है, में वो काम करना है। ये प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं। भारत में इन इस्लामिक फोर्सेस जो ये मुस्लिम्स हैं, इनका ये एजेंडा है कि जिस दिन सत्ता पे हम ये बैठाला विपक्ष को और थोड़ा समय बीता, हम ताकतवर हुए, तो हम इसी तरह भगाएंगे जैसे इन्होंने शेख हसीना को भगाया। शेख हसीना बांग्लादेश में थोड़ा सा मॉडरेट चेहरा थी, वो माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखती थी और जो कट्टरपंथी थे उनके भी वोट लेती थी। कट्टरपंथियों ने शेख हसीना को इस्तेमाल किया कि तुम अभी बैठे रहो, एक दिन आएगा हम तुमको भगा देंगे। ऐसे ही पाकिस्तान में भी होता है, जो थोड़ा सा मॉडरेट होता है उसको भगाया जाता है मार के। तो ये एक हिंदुस्तान के विपक्ष के लिए सबसे बड़ी सीख है। ऐसा प्राचीन काल में भी होता आया है, जब जयचंद और मोहम्मद गोरी का जमाना हुआ करता था, यही आज भी है। अगर ये विपक्ष, कांग्रेस, सपा ये सब नहीं समझ रहा है कि अभी तुम बैठ रहे हो, एक दिन तुम बैठोगे और इसी तरीके से जुतिया के तुमको भगाया जाएगा, तुम अपनी जान बचा करके भागोगे। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुमने इनके वोट ले लिए, वो कहते हैं ना, अभी तो हम वोट दे के देश को अस्थिर कर रहे हैं, अराजक बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम तुमको भी हटा करके हम सत्ता लेंगे, क्योंकि इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये कोई धर्म नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये सत्ता लेते हैं, उन्होंने 57 मुल्क बना लिए, ये चाहते हैं पूरी दुनिया इस्लामिक बने, पूरी दुनिया रिग्रेसिव हो जाए, पिछड़ जाए। इसीलिए ये एडवांस्ड कंट्रीज के खिलाफ होते हैं, सिविलाइजेशन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके खिलाफ होते हैं। ये भारत की जो 3000 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से 2999 नहीं समझ रही हैं। वो सोच रही हैं कि हम इनका वोट लेके हम सत्ता हथिया लेंगे। ऐसा नहीं है साथियों, ये सारे के सारे ऐसे ही या तो मारे काटे जाएंगे या भगाए जाएंगे एक दिन। ईश्वर ना करे वो दिन आए, एजेंडा लेकिन यही है। आप देखिए वेस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश के इधर वाला बंगाल है, जो हमारा है, ममता बनर्जी जहां पर है, वहां पर ये बांग्लादेश के सारे वीडियो बैन कर दिए। क्यों? उनको डर है कि अभी तक तो वो इन घुसपैठियों की मदद से सरकार बना रही थी, लेकिन उनको मालूम है कि ये घुसपैठिए एक दिन हमको इसी तरीके से किडनैप करेंगे, या तो उधर भगाएंगे या क्या करेंगे बताने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद इनको याद आएगा भारत, उसके बाद इनको याद आएंगे नरेंद्र मोदी, उसके बाद ये शरण लेंगे। यही ये मुस्लिम जितने भी शासक हैं यही करते आए हैं, भारत से शरण लेंगे, भारत में, उसके बाद भारत को फिर लात मारेंगे।
तो इस बांग्लादेश की जो क्राइसिस है, ये आप ये ना समझिएगा कि एक देश में एक तख्ता पलट हो गया ना, उससे सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे देश पर पड़ना है। हमारे देश में बिल्कुल ऐसा ही आगे हो सकता है, इसकी कोशिशें की जा रही थी। डीप स्टेट ने पहले 2 आंदोलन करवाए, उसके बाद इलेक्शन के दौरान अफवाहें उड़ा करके इसी तरीके से डिसलॉज करने की कोशिश करी मोदी को, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी को आप हरा नहीं पाओगे। लेकिन हम बच गए, भगवान ने बचा लिया, हम हारे भी नहीं। और यहां भी वाइड स्प्रेड वायलेंस करने की योजना थी, और इस वायलेंस से हम राष्ट्रवादी तो मारे जाएंगे, वो तो आप छोड़िए, ये भी मारे जाएंगे, सारे के सारे। तो अगर कोई सुन रहा हो विपक्ष में, तो ये जान जाओ कि तुम्हारी भी आने वाली पीढ़ियां इसी तरह मारी जाएंगी, इसी तरह भगाई जाएंगी, अगर तुमने राष्ट्रवाद का सहारा नहीं लिया, अपने देश को सर्वोपरि नहीं समझा, और हिंदुत्व जैसे सेकुलरिज्म की जो पराकाष्ठा होती है वो हिंदुओं में होती है, तभी शेख हसीना यहां आई। अगर तुमने उसका सम्मान नहीं किया तो एक दिन तुम सबका विनाश होगा, या तुम नमाज पढ़ोगे या क्या होगा, ये तो ईश्वर ही जानता है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।